आज हम लोग मिंग काल का दूसरा भाग देखेंगे। चीन में मिंग काल का दूसरा भाग। पहला भाग कल हम लोगों ने देखा था। तो जैसा कि मैं बताया था कि मिंग काल मिंग कल्चर या मिंग राजवंश जो हुआ चीन में, तो मिंग काल में अनेक क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति देखी गई। और जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि ये 1368 से 1644 तक ये मिंग काल चला था, मिंग राजवंश। और इसमें अनेक नगर बने थे। इस राजवंश के राजाओं ने नहरों का निर्माण कराया था, साहित्य ललित कलाओं को संरक्षण दिया था। लेकिन दार्शनिक विचारों में देखिए कि कोई दार्शनिक विचार जो थे उस समय के दार्शनिक विचारों में कोई मौलिकता नहीं थी। क्या नहीं दिखाई दे रही थी? मौलिकता। तो यानी कि पुराना जो इस समय के जो दर्शन थे 1368 से 1644 के बीच, उसमें नवीनता नहीं थी, अपनी मौलिकता नहीं थी, बल्कि प्राचीन जो विचारक दार्शनिक विचार थे वो अब भी ये लोग ढो रहे थे। और इसके साथ ही आप देखिए इस काल में हिंद चीन, हिंद एशिया, भारत, श्रीलंका, यहाँ के राजा ने, मिंग शासक ने यहाँ पर अपने क्या भेजे? नाविक भेजे। और इसके अलावा आप देखिए कि इस काल में व्यापारी जो थे, व्यवसायिक जो थे, इसके अलावा सैनिक, धर्म प्रचारकों में आप देखिए फ्रांसिस्कन, डोमिनिकन, जेसुइट आदि। यूरोप से ये फ्रांसिस्कन, डोमिनिकन और जेसुइट ये यूरोप से चाइना में आए थे। चाइना का विदेशी संपर्क मैं बताया था आपको, कुछ बताया था। तो ये आए थे कहाँ से? यूरोप से। और चाइना में ये आए। और इसी तरह का नाम आपको मिलेगा सेंट फ्रांसिस। कल वाला जो हम लोगों ने देखा था उसी को थोड़ा सा समरी रूप में देख रहे हैं। फ्रांसिस जेवियर, इनका नाम है सेंट फ्रांसिस जेवियर। और एक नाम और है मैथ्यू रिक्की। MATHEW, मैथ्यू रिक्की। इनमें दो जो जेसुइट मिशन आया था यूरोप से, इनमें दो, फ्रांसिस जेवियर और मैथ्यू ये रिक्की, दो बहुत प्रसिद्ध हुए। ये जो रिक्की थे इनको यूरोप में जो गणित उस समय पढ़ाई जाती थी, प्रचलित थी, यूरोपीय गणित प्लस ज्योतिष का बहुत अच्छी पकड़ इनकी थी, ज्योतिष पर, मैथ्यू रिक्की की। तो ये मिंग काल की मैं बात कर रहा हूँ। ये मिंग काल में आए हुए विदेशी यात्री हैं जेसुइट मिशनरी के उस पर्पज से। अब ये मैथ्यू रिक्की, इसके अलावा आप देखेंगे कि वह चीनी साहित्य का बहुत बड़ा ज्ञाता। आप एग्जाम्पल में देखिए कि साहित्य का चीन में इतना विकास हो गया था कि विदेशी भी उसका जाकर अध्ययन करना शुरू कर दिए थे चीनी ग्रंथों का। तो अब आइए शुरू करते हैं जो जहाँ पे कल छोड़ा था। तो ये तो कुछ कल वाले पोर्शन में कुछ छूट गया था
कि वहाँ पर जेसुइट मिशन यूरोप से जो संपर्क हुआ, और इसके आगे मैं बताऊंगा और भी बातें, या यहीं ऐड कर लेते हैं, फिर जो रैशनलिज्म तर्कवाद की बात होगी वो लास्ट में देखेंगे। मैं आपको बताया था कि कोई संतोषप्रद दर्शन यानी मौलिक दर्शन नहीं था चीन में। कब? मिंग काल में। और राजनीति में भी जो चल रही थी वो पुरानी संस्थाएं चल रही थी। राजनीति में क्या, राजा, और मैं कल समझाया था, पुरानी प्रथा चल रही थी, तो उसी में ऐड कर लीजिएगा। कानून व्यवस्था जो थी, कानून व्यवस्था और शासन पद्धति, यह भी कहीं ना कहीं पुरानी चली आ रही थी। और असैनिक प्रणाली यानी सेना से इतर जो कर्मचारी थे, असैनिक प्रणाली, ये पूर्व की भांति चली आ रही थी। इसमें कोई मिंग शासकों ने कोई नवीन परिवर्तन नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि चीनियों की शासन करने की क्षमता जो थी, पुराने शासन पर आप देखिए कि पुराना जो संविधान, पुराना उनका जो अपनी मान्यता है उस पर शासन ये चला रहे हैं लंबे समय तक, ये बड़ी बात है। लेकिन चीनियों में शासन करने की क्षमता और चिंतन, आप देखिए कि मिंग काल में जब कोई उसमें सुधार नहीं होगा, जैसे आज हमारा संविधान, तो आवश्यकता अनुसार उनमें संशोधन किया जाता है, तो लेकिन चीनियों के यहाँ जो चली आ रही थी परंपरा, उसमें वो परिवर्तन नहीं कर रहे। तो जब परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि चिंतन शक्ति, जो चीनियों की शासन करने की क्षमता थी और चिंतन शक्ति थी, वो दिनों दिन क्या होती जा रही थी, मिंग काल के राजवंश जो शासन कर रहा था उसकी चिंतन शक्ति घटती जा रही थी। आप देखिए कोई भी कानून बने तो कानून असमय के अनुसार उसमें परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन चीन में मिंग कालीन शासकों में अगर आलोचना देखेंगे आलोचनात्मक ढंग से, तो शासन व्यवस्था पुरानी ढर्रे पर चली आ रही थी। अब पुरानी बोतल में नई शराब रखने वाली बात हो गई, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, उसमें संशोधन की आवश्यकता। आगे आने वाले शासकों ने उनमें संशोधन किया। तो मैं बात कर रहा था कि चीन में रैशनलिज्म की, जिसको कहा गया तर्कवाद या बुद्धिवाद। आप देखिए कि मिंग राजवंश में एक तरह से पुनर्जागरण हुआ था। पुनर्जागरण किन किन क्षेत्रों में हुआ था? बौद्धिक क्षेत्र में, यहीं से कल खत्म किया था, दार्शनिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में ये आंदोलन चला, जिसे चाइना में उस समय सी शुई के नाम से जाना गया। सी शुई के नाम से ये जाना गया। इसी को सी शुई को बुद्धिवाद भी कहा जाता है, बुद्धिवाद। अब थोड़ा सा हम पहले चलते हैं, जैसे चूसी हुए और युआन राजवंश हुआ, उससे पहले हान राजवंश हुआ। तो मैं ये सब आपको बताया था कल कि पहले से जो मिंग काल के आते आते जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी, कि मिंग काल के पहले, मिंग काल के पूर्व के बौद्धिक क्षेत्र में दो धारणाएं थीं। धारणाएं थीं, जिसको दो विचारधारा आप मान सकते हैं। पहली थी क्या? प्रोफ्लीगेट्स की, और पहली देख लेते हैं फिर दूसरी देखेंगे। दूसरा है, यही देख लेते हैं, क्लासिसिस्टस
आप देख लीजिए क्लासिसिस्ट, क्लासिसिस्ट इसका अर्थ होता है रीतिकार, रीतिकार। अभी इसको और डिटेल करता हूँ। तो पहला हम लोग देखते हैं प्रोफ्लिगेट्स की। तो ये प्रोफ्लिगेट्स क्या था? ये जो विचारधारा थी, इसके जो समर्थक थे प्रोफ्लिगेट्स के, वो अपने आप को कहते थे कि हम लाओत्से के अनुयायी हैं। किसके अनुयायी हैं? लाओत्से के अनुयायी हैं। और अपने को वो बताते थे। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि ये ना तो बुद्ध और ना तो लाओत्से को अच्छी तरह समझ सकते थे। ये उसको अच्छी तरह से समझ नहीं सकते थे। ये अजीब तरह के कहते हैं कि ये निराशावादी लोग थे। ये अजीब तरह के निराशावादी कहते थे ये कि हाँ हम लाओत्से के समर्थक हैं, लेकिन लाओत्से के इस दर्शन को ये समझ ही नहीं सकते थे, ना बुद्ध के दर्शन को समझ सकते थे। तो ये निराशावादी थे जो संसार को कहते थे बुरा, कि संसार क्या है? एक बुराई है। संसार को इन्होंने बुरा कहा, सारहीन कहा। संसार को बुरा और सारहीन कहा। लेकिन स्वयं जब वो बारी आती उनके व्यवहारिक जीवन की, तो कहते हैं कि संसार क्या है? बुरा है, सारहीन है, उसमें कोई रस नहीं है। लेकिन जब अपने जीवन की, व्यवहारिक जीवन की बिताने की बारी आती है, तो कहते हैं कि हाँ उसे ऐशो आराम से बिताना चाहिए। मतलब सैद्धांतिक पक्ष कुछ और है, व्यवहारिक पक्ष कुछ और है। सैद्धांतिक ये है संसार बुरा है, सारहीन है, लेकिन जब वो अपने जीवनचर्या उनकी जो होती थी ऐशो आराम की होती थी, और उनके जीवन में त्याग और तपस्या का तो केवल सैद्धांतिक स्थान था, त्याग और तपस्या का। लेकिन व्यवहारिक जीवन में ये ठीक उल्टा रहता था, और ताकि वो ऐशो आराम से जीवन काट सके। अब दूसरी जो विचारधारा थी ये क्लासिसिस्ट्स की। किसकी विचारधारा देख लेते हैं? क्लासिसिस्ट्स की। मैं आपको इसको बताया कि ये एक तो विचारधारा लाओत्से को अनुयायी अपने आप को बताती है, ये दूसरी विचारधारा थी। दूसरी विचारधारा जो बौद्धिक तर्कवादी लोग थे, जो दूसरे विचार को मानते थे, क्लासिसिस्ट मतलब अर्थात इसको कह दीजिए शास्त्रीय प्रणाली का अनुकरण करने वाला, शास्त्रीय प्रणाली का अनुकरण करने वाला। और इसको डिटेल करते हैं, करने वाला। ये क्या थे? ये जो प्राचीन ग्रंथ थे उसके शब्दों को, प्राचीन ग्रंथ के शब्दों को, शब्द हो गए, उसके लेखन हो गया, प्राचीन ग्रंथ जो लिखा है, लेखन और जो नियम से लिखे गए हैं, नियम ये बहुत महत्व देते थे। नियम इत्यादि को ये बहुत महत्व देते थे। कौन? क्लासिसिस्ट लोग। और ये क्या कहते थे? ये कहते थे बहुत महत्व देते थे, लेकिन आगे देखिए, लेकिन वाणी या लेखन की आत्मा तक पहुँचने को किंचित मात्र भी महत्व नहीं देते थे। एक तरह से वे कोरे पंडित थे, वे कोरे पंडित थे। आप देख रहे हैं वहाँ सिद्धांत अलग है, व्यवहार अलग है। इससे पहले जो मैं आपको बताया प्रोफ्लिगेट्स के बारे में जो विचारधारा थी, और दूसरा ये तो ये आत्मा तक पहुँचने किंचित मात्र भी महत्व नहीं देते थे। वाणी या लेखक को, लेखन को, या कोई लेखन है, ये लेखन कर लीजिए कि आत्मा तक, लेखन कैसे आत्मा तक लोग पहुँचे, ये बिल्कुल महत्व नहीं देते। एक तरह से ये भी कोरे पंडित थे। तो ये दो विचारधारा प्रचलित थी, जिसका मूल जो है था, उसका जो सिद्धांत पहले वाले का सिद्धांत ठीक था,
दूसरे वाले का भी सिद्धांत ठीक है, लेकिन वो अपनी विचारधारा है, और लेकिन उसके जो अनुयायी हैं वो एक तरह से ऊपरी कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। आप यहाँ भी देखिए, वे कोरे पंडित, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था उस चीज़ के बारे में। तो आगे चलते हैं। दो विचारधाराओं को हमने देखा। एक विचारधारा थी किसकी? प्रॉफ ली गेट्स की। इसको संक्षिप्त में समझते हैं। ये अपने आप को कहते थे संसार क्या है? बुरी चीज़ है। संसार क्या है? बुरी चीज़ है, इससे दूर रहना चाहिए, त्याग करना चाहिए। लेकिन अपने जीवन की बारी जब आती थी तो ये खूब ऐशो आराम से जीवन काटते थे। ठीक है, कथनी और करनी में अंतर था। दूसरा मैं आपको बताया क्लासिसिस्ट। ये क्या कहते थे कि पुरानी जो ग्रंथ हैं, शब्द हैं, लेखन हैं, नियम हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस पर पढ़कर और उसके महत्व तो ये देते थे, लेकिन वाणी अपने बातों से, वाणी या लेखन की आत्मा तक पहुंचने के लिए, मतलब लेखन की मूल क्या है उस तक पहुंचने के लिए ये महत्व नहीं देते थे। बस जो लिखा गया था उसी को ये मान लेते थे, उस पर तर्क वितर्क नहीं करते थे। मतलब ये कि जो हाँ ये ग्रंथ प्राचीन लिखा गया है वो सही है, उसके शब्द सही है, उसकी लेखन सही है, उसके ग्रंथ जो लिखेंगे सही है, लेकिन उसके मूल क्या है इस पर ये तर्क नहीं करते थे क्लासिस्टर्स। अब मैं आपको बताया दो प्रकार की ये विचारधारा चली आ रही थी चीन में, ये अनेक वर्षों तक चलती रही। और आप देखिए कि ये अनेक वर्षों तक तो चली, लेकिन इसमें क्रिया प्रतिक्रिया भी चलती रही। आप देखिए कि ली सुई नामक आदमी ने इसमें तर्क करने का प्रयास किया था, यानी तर्कवाद को बढ़ावा दिया था, यानी बुद्धिवाद पर बल दिया था। और बाद में कि हाँ कोई भी चीज़ मानी जाए तो उस पर कोई तर्क हो, ठोस तर्क हो। तो ली सुई का जो विचारधारा थी तर्कवादी की, तर्क पर जो खरा उतरे हम उसी को माने। चीन के अनेक विद्वानों ने इसका क्या किया? समर्थन और प्रोत्साहन किया। चीन में वैज्ञानिक जो है, एक तरह से कह लीजिए वैज्ञानिक ढंग से मानवीय बुद्धि के आधार पर विचार करने के ढंग की नींव डाली। मुझे लिखने का इसके पीछे मतलब ये है, ली सुई, ये जो इतना लंबा हम लोगों ने लिखा कि मानवीय बुद्धि के आधार पर विचार करने के ढंग की नींव डाली, तो मानवीय बुद्धि यही तो है तर्कवाद। ये जो वैज्ञानिक ढंग है, मानवीय बुद्धि को सोचकर वैज्ञान से उसकी तुलना करना। आप देखिए दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, मानवीय बुद्धि के आधार पर विचार करने के ढंग की नींव। तो मानवीय तर्क, हाँ मानवीय बुद्धि जो है वो अच्छा बुरा में अंतर कर सकती है, तो उसी को वैज्ञानिक ढंग कहा। तो ली सुई ने ये तर्कवाद को वहां उसकी नींव डाली। आप देखिए अब जितने भी ये चीन में दार्शनिक हुए, तर्कवादी हुए, वो महान विद्वान हुए, महान विद्वान खासकर मिंग काल की चर्चा हो रही है। महान विद्वान और दार्शनिक जो हुए, वो जो है उनका व्यक्तित्व भी करनी और कथनी में सेम था। व्यक्तित्व भी बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था, व्यक्तित्व से महान थे वो। अब आप देखिए चीनी बुद्धिवाद का संस्थापक, चीनी बुद्धि यानी चीनी तर्कवाद में एक ही आप मानिएगा, बुद्धिवाद का संस्थापक चाऊ तुन यी
इसको इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो चाउ तुन ई, इसके माना जाता है चीन में बुद्धिवाद का संस्थापक। इसकी 2 कृतियां बहुत फेमस हुई। एक पहली कृति, पहली रचना इसने जो लिखी, ताइची तू सुओ, ताइची तू सुओ, इंग्लिश में आप देख लीजिए, ताई ची तू शुओ। ये आप इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करिए तो कुछ इस तरह से अर्थ निकलता है, महान निर्विशेष, निर्विशेष का आकार और उसकी समीक्षा, उसकी समीक्षा। अब आगे देखें, इसी में इसको इंग्लिश में द डायग्राम ऑफ द ग्रेट एब्सोल्यूट and its explanation इसके अनुसार आप देखिए, जो ये तुनी है, ताऊ तुनी, इनके अनुसार सृष्टि की अभिव्यक्ति, जो सृष्टि है, सृष्टि की, अभी थोड़ा डिटेल हम लोग चल रहे हैं जरूर से, लेकिन समझ में आ जाए इसलिए जाना पड़ रहा है। सृष्टि की अभिव्यक्ति यू ची अर्थात निर्विशेष, जिसको कहा जाता है निर्विशेष को द अननोन एब्सोल्यूट, दोनों में निहित है, निर्विशेष दोनों में निहित है। उस ये कहते हैं कि उस महान निर्विशेष में स्पंद होता है, क्या होता है, स्पंद होता है। तो हाँ धर्मी, स्पंद होता है तो हाँ धर्मी, और जिसको पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव, और शक्ति का उद्भव होता है, क्या होता है, एनर्जी निकलती है, शक्ति का उद्भव होता है। थोड़ा इसको डिटेल में जाना पड़ा, लेकिन अब समझने के लिए आइए देखते हैं कि और जो दर्शन, चूंकि ये एक तरह से तर्कवाद का आंदोलन चल रहा है वहाँ, तर्कवाद का, रैशनलिज्म का। आगे देखिए, मनुष्य को चाहिए कि विश्व के साथ क्या करे, चीनी जो वैज्ञानिक सोच आ रही थी उस समय मिंगकालीन शासकों की, मिंगकालीन जो दार्शनिक थे, तो उस समय वो कह रहे थे क्या हो, विश्व के साथ सामंजस्य हो, सामंजस्य। तो इसके बाद आप देखिए कि सामंजस्य बिठाने की बात कर रहा है जो दर्शन अब आ रहा है, चाउ तुन यी, इन्हीं की मैं बताया, इनका यह दर्शन जो इन्होंने दिया, पहली किताब का नाम बताया, ये कोई इसमें नवीनता नहीं थी। ये एक तरह से जो प्राचीन महात्मा थे चीन में, प्राचीन महात्मा, वो उन्होंने जो शिक्षा अपने समय में दी थी, जो ज्ञान दिया था, चाउ तुनी का भी विचारधारा उसी से प्रभावित थी, उसी से आधारित थी। उसका दर्शन केवल प्राचीन शिक्षाओं को एक प्रकार से उसने क्या किया था, प्राचीन शिक्षाओं को सुसंगठित कर दिया था, सुसंगठित कर दिया।
सुसंगठित करके क्या किया, आम लोगों के, चीनी लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। चाउ तुनी में कोई नवीनता नहीं थी। कहने का मतलब ये है, जैसा कि मैं शुरुआत में कहा कि मिंग कालीन दार्शनिकों जो थे दार्शनिक, उनमें अपनी कोई मौलिकता नहीं थी दर्शन की। तो आप देखिए कि चाउ तुनी ने क्या किया, प्राचीन जो शिक्षा थी उसको सुसंगठित करके चीनियों के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब इनकी दूसरी किताब की बात मैं करूं कि चाउ तुन, ये आपको मिंग कालीन संस्कृति जब पूछेगा तो ये लिखना पड़ेगा कि दूसरी कृति में बताऊं आपको तो उसका नाम है तुंग शू। आप देखिए तुंग शू, ये एक साधारण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उन्होंने चाउ तुन ई ने क्या किया है, मानव जीवन के दर्शन को समझाने का, मानव जीवन के दर्शन को समझाने का प्रयत्न किया है। अब आप देखिए कि इसके बाद जो महान दार्शनिक हुए उनका नाम है मिंग काल में वांग यांग मिंग। वांग यांग मिंग ये मिंग काल के प्रमुख दार्शनिक थे। 1472 और 1528 इनका समय ये है। तो ये इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो कन्फ्यूशियस मत है, क्या कन्फ्यूशियस मत क्या है, अपर्याप्त है। अपर्याप्त मतलब कंप्लीट नहीं माना इन्होंने कन्फ्यूशियस मत को। और लेकिन बाद में ये खुद भी कोई संतोष यानी सबको संतुष्ट करने वाला, संतोषप्रद दर्शन प्रस्तुत ना कर सके कि सब उस पर इत्मीनान रखें सब। और आप देखिए कि वांग यांगमिंग का मानना था कि ज्ञान की परिणति या ज्ञान की सार्थकता कर्म में है। मतलब आप जो कर्म जैसा करेंगे वैसे आपको आगे फल मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहना यह है। आप देखिए वांग यांग मिंग भी तमाम तरह का दावा किए, लेकिन ये कोई संतोषप्रद दर्शन ये भी नहीं दिए। और ये आगे कहते हैं बिना कर्म के, मतलब कर्म नहीं है, बिना कर्म के कुछ ज्ञान नहीं। इनका मानना था कर्म नहीं करोगे यानी पढ़ोगे नहीं तो ज्ञान आएगा कैसे। पढ़ना क्या है, कर्म है। देखिए फिर से इसको समझते हैं, बिना कर्म के कुछ ज्ञान नहीं। आप बताइए, आप पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं ना, एक तरह से कर्म करेंगे तो ज्ञान मिलेगा आपको। और ज्ञान ही आपका क्या करेगा, पार लगाएगा आपका इहलोक और परलोक दोनों। तो जैसा ज्ञान की प्रकृति हो उसी प्रकार से उस पर कहा जा सकता है। अभी आगे कहते हैं बिना ज्ञान के कर्म नहीं। ये लाइन थोड़ा सा, कर्म नहीं, आप कहिए तो समझ में आ रहा है। बिना कर्म के कुछ ज्ञान नहीं है। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको ज्ञान नहीं होगा। यदि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आप पारलौकिक जीवन में नहीं जा सकते, मतलब स्वर्ग में नहीं जा सकते। बिना ज्ञान के कर्म नहीं। अब बताइए किसी को आज बच्चा होगा, वो कैसे उसको ज्ञान होगा, जब पहले ज्ञान लेगा तब कर्म करेगा ना। तो यहाँ पे देखिए बिना ज्ञान के कर्म नहीं, इस तरह का उनका सेंटेंस है। तो लोगों को कोई संतोष उत्तर नहीं दिया इन्होंने। सॉरी, इनका लास्ट में कंक्लूजन है कि ज्ञान और कर्म इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। और
इन्होंने ये कहा, मनुष्य प्राचीन महात्माओं और ऋषियों की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। ये तो कोई नई बात नहीं थी, अपने जीवन में उतारें। इसी बात की वो भी तो कह रहे हैं जो पहले की विचारधारा चली आ रही थी। तो चीनी मिंग कालीन जो दार्शनिक थे, महात्मा मनीषी जो हुए, महात्मा जो या प्राचीन चीन में जो महात्मा और मनीषी हुए, उन्होंने क्या किया, हमेशा से तत्व दर्शन की अपेक्षा इन्होंने नैतिकता पर अधिक बल दिया, नैतिक जीवन पर। आप देखिए चाउ तुन ई की जो पहली किताब मैं बताया हूं, उसमें भी नैतिकता पर विशेष बल दिया गया है। तो सॉरी, ये बल देते हैं, जीवन पर विशेष बल देते हैं। अब देखिए 960 ईस्वी से 1644 ईस्वी तक चीन में लगभग 700 वर्ष जो चला एक महान, इसको कहा गया एक महान बौद्धिक विचारात्मक एवं आध्यात्मिक पुनरुत्थान का युग इसे कहा गया, जिसमें एक तरह से प्राचीन जो ऋषि थे, जो मुनि थे, उनकी वाणियों को, जो उन्होंने बोला था, उनकी वाणियों को क्या किया गया, पुनर्जीवित किया गया, जीवित। कोई इसमें नवीनता नहीं थी। अब आगे देखिए आप, मानव इतिहास के आप देखिए कि मध्यकालीन चीन को आप छोड़ दें, यानी छोड़कर और सब देश जो हैं, और सब देशों की बात कर लीजिए, यहाँ तक कि प्राचीन युग के सांस्कृतिक परंपराओं के धनी भारत में बुद्धि का प्रायः ह्रास ही रहा। क्या? बुद्धि का प्रायः ह्रास रहा। यानी भारत से चीन की तुलना कर रहे हैं तो भारत में प्राचीन काल से बुद्धि का ह्रास, प्राचीन युग से सांस्कृतिक परमात्माओं के धनी भारत जो जिसको माना गया है, वो उसमें भी बुद्धि का प्रायः ह्रास ही रहा। चेतना जो रही भारत में, चेतना वो जड़वत रही। अर्थहीन बहुत से ऐसी चीजें थी जो भारत में प्रचलित थी। अर्थहीन मान्यताओं और विश्वासों से प्रभावित रही। आप देखिए कि विज्ञान, समाज, विचार के क्षेत्र में जो ये नई पूरी भावना आ रही है, उसमें नवीनता कुछ नहीं है, यानी कि पुरानी जो विचारधारा थी उन्हीं को पुनर्जीवित किया। उसी को चीन में खासकर मिंग काल में कहा गया रैशनलिज्म, तर्कवाद या बुद्धिवाद। तो इसमें आपको जहाँ भी ना समझ में आया होगा आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, क्योंकि यह टॉपिक थोड़ा टफ था। और इसको समझने के लिए इसके बाद हम लोग देखेंगे मांचू या चिंग काल, तो उसमें और बातें काफ़ी क्लियर होंगी चीन के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।